आपको मेरा? हाँ जी, ठीक है. So this is the last session, the fourth session on communication skills. हमने इसमें कवर करने के लिए जो पूरा रेंज देखा था, द कवरेज में फिर से थोड़ा repetitive लगेगा, but still for everybody's benefit, I'll repeat. So we learned about what is communication, the difference between effective versus non-effective, forms of communication, communication process, types of communication, barriers in communication, listening skills, importance of body language, how do we manage conflicts. And today's session will cover asking questions and anxiety reduction. अगर आप ये सारे टॉपिक्स जो हमने अभी तक कवर किया है उस पर ध्यान देंगे, तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमने सारे इनमें कवर किए हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप जो लैंग्वेज आप जिस भाषा में बोलते हैं उसमें ही यूज़ करें. दिस कैन बी यूज्ड इन एनी, इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग हिंदी, योर एनी अदर local language, but if these basics are considered, then communication is effective. So language is important, but ये जितने हमने tips और जितने भी हमने आपके चीज़ें cover करी थी, वो आप किसी भी language में बात करते हो, but ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. What I'll do is, before I move on to today's the last two topics, I will quickly just do a summary of what we have done so far. वो मैंने पिछले सेशन में भी कवर किया था, but just for everybody's benefit, I will again take them through this. As mentioned, आज के टॉपिक में हम रिकैप करेंगे हमने क्या अभी तक कवर किया, और ये दोनों लास्ट पार्ट्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड एंजाइटी रिडक्शन पे हम बात करेंगे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब जो कोई बोलना चाह रहा है और सामने वाले को वो मैसेज फुल्ली समझ में आ जाए, तो मतलब वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है. और ये कॉम्बिनेशन हो सकता है जो हम वर्बल और नॉन वर्बल, जो हमने पिछले इसमें कवर किया था, उन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो मैसेजिंग है वो भी सारा का सारा समझ में आना चाहिए. दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जब ये सारा अचीव हो जाता है, देन दैट मीन्स दैट द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव. आप सबको ये ज़रूर याद होगा, हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कवर किया था. मैसेज क्या होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, सेंडर होता है. कोई भी कम्युनिकेशन में ये चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इनका कैसे आपस में लिंकेज है. हमने ये टिप्स भी बताया था आप सबको कि इन चारों चीज़ों को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, सेंडर में, मैसेज में, रिसीवर में और फीडबैक में. वी ऑल्सो कवर्ड ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें both listening, internal versus external, formal versus informal, official versus unofficial, vertical versus horizontal, written versus oral. So ये बहुत सारे तरीके के communications होते हैं, हमने वो कवर किया था. हमने फिर कवर किया था what are the barriers. एक बार हमने effective communication समझ लिया, क्या क्या barriers हो सकते हैं communication effective ना हो. receiver और sender both के end से ये हो सकता है. हमने ये सारे एग्जाम्पल्स कवर किए थे. फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज, कल्चरल, ये सारे कुछ बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देता है. हमने लिसनिंग स्किल्स पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, जिसपे हमने एक एक्सरसाइज भी किया था. आप एक दूसरे से सुन के आपने वो एक्टिविटी करी थी कि आप कितना सुन रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा एस्पेक्ट लिसनिंग का होता है कि आपने सामने वाले को कितना सुना, ध्यान से सुना. हमने फिर टिप्स भी आपको बताए थे कौन कौन से टिप्स आप यूज करते हैं लिसनिंग स्किल्स के लिए, इसमें फोकस्ड, इमोशंस, आस्क क्वेश्चंस, ये सब हम फिर अभी भी कवर करेंगे. जैसे आस्क क्वेश्चंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है लिसनिंग स्किल्स का पार्ट. हमने अपने लास्ट सेशन में कवर किया था अबाउट बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हमने मोस्टली डिफाइन किया था क्या बॉडी लैंग्वेज है, कितने टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज हैं. और हमने बहुत इंटरेस्टिंग सा एक इंटरैक्टिव सेशन भी किया था, जिसमें हमने आपसे पूछा था, बहुत सारे सवाल पूछे थे कि अगर ऐसा किसी का बॉडी ऐसा दिखा रहे हैं, हाथ ऐसे रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है. सो यू ऑल डिड इट वेरी वेल. सो वी कवर्ड द टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. वी कंक्लूडेड द लास्ट सेशन विद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसमें which is very very normal in our professional and personal lives, जहाँ पे हम
बात किसी की नहीं मानते या फिर हम नहीं रियलाइज करते, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, और हमने कुछ टिप्स दिए थे कि वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है। लास्ट सेशन के उसमें हमने एक छोटा सा टास्क आप सबको दिया था कि आप एक सिचुएशन को आइडेंटिफाई करिए, कॉन्फ्लिक्ट को, और आपने उसको रिजॉल्व करने की कैसे कोशिश करी थी। I'm just opening it before moving on to the next session. If anybody would like to share the task which was assigned on, let me just share any conflict आप जिसमें कॉन्फ्लिक्ट में आए हों और आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या क्या तरीके से रिजॉल्व किया, जो हमने एस्पेक्ट कवर किया था। I'm just opening it for all. Anybody can say. बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत नॉर्मल है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आजकल के दौरान तो शायद क्योंकि हम एक ही जगह पे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होना थोड़ा शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट ये बहुत आम चीज़ है हमारी ज़िंदगियों में। सो कोई शेयर करना चाहेगा कि कोई सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, बिना नाम लिए किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया गया। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ कि जब पर्सनल इंटरेस्ट्स क्लैश ना किए हो, एज इन क्लैश किए हो, एक दूसरे के अलाइन ना हो? अच्छा, मैं अपना शेयर कर देती हूँ, जब तक आप सोच लीजिए। मैं एक बहुत नॉट इंटरेस्टिंग, बट मेरे ऑफिस में मेरे अंडर कुछ लोग काम करते, कुछ साल पहले की बात है ये, जिसमें एक बहुत ज़रूरी हमें कोई चीज़ सबमिट करना था अपने मैनेजमेंट को, और हमें बहुत शॉर्ट टाइमलाइन दिया गया था उसको सबमिट करने के लिए। तो ये काम मुझे सौंपा गया और मैंने अपनी टीम को बोला कि ये इतना करके, अलग अलग टीम में हमने टीम मेंबर्स में बांट दिया और सबको बोला कि आप मुझे ये जल्दी से जल्दी दे दीजिए। और फिर मैं बार बार उनसे चेक करती थी कि कब दे रहे हो, कब तक में दे देंगे, क्योंकि हमारे पर बहुत प्रेशर था। अब ये चीज़ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में आ गया कि जो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो टीम लगी हुई थी काम करने में, उनको थोड़ा सा प्रेशर और बिल्ड होने लगा, और वो उनको बार बार चेक करना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जाके मेरे सुपर बॉस को बताया कि ये चीज़ हमें हमें ठीक नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब हम नहीं कर पाएंगे, और रिजॉल्व करना पड़ेगा। और वो इशू किसी और चीज़ में ही जो फोकस था उससे छोड़ के कहीं और चला गया। फिर जब मुझे ये चीज़ बताई गई, तो रैदर दैन मैं उस चीज़ को अपसेट होके कि कोई मुझे कैसे बोल सकता है, मैं तो कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रही थी, ये सोचने के बजाय ज़्यादा रादर दैन टेकिंग इट पर्सनली, मैंने उसको एज अ फीडबैक लिया और देखा, थोड़ा सा पीछे हट के उस सिचुएशन को देखा, और फिर रियलाइज़ किया कि टीम काफ़ी थोड़ा प्रेशर में आ रही थी, क्योंकि हम सब प्रेशर में थे। बट मैंने 2 स्टेप बैक लिया और फिर हमने एक टीम मीटिंग साथ में करी, जिसमें मैंने ये फीडबैक एज अ पॉजिटिव लिया और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके, और उससे ये नतीजा हुआ कि हम टाइम लाइन के उसमें ही मैनेजमेंट को जो चीज़ ज़रूरत थी वो हम दे पाए। सो दिस वाज अ माइनर कॉन्फ्लिक्ट, बट द इंटेंट रिजॉल्व मैंने मेन ऑब्जेक्टिव को देख के रखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमें एज अ टीम अपने मैनेजमेंट को कुछ देना है, रादर दैन मैं पर्सनल उसमें घुस जाऊँ कि मेरी टीम मुझे कैसे बोल सकती है और मुझे तो बुरा मानने वाली बात है। तो अगर हम उसमें उलझ जाते तो हम टाइमलाइन कभी मीट नहीं कर पाते। सो जस्ट आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस एग्जाम्पल। किसी को कुछ शेयर करना है, नहीं तो आप सेशन के बाद भी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं। आप हिचकिए मत बोलने के लिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या सही बोल रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है लर्न करने का, तो सबको एक अच्छा मौका है ये। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, किसी को कभी भी अगर रोकना हो मुझे प्लीज़ रोकिए, अगर इंसिडेंट्स याद आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट याद आ जाए
तो मुझे बताइएगा जरूर, शेयर जरूर करिएगा सबके साथ। एक लर्निंग होता है सबके लिए। और हर एक एक्सपीरियंस यूनिक होता है, आप कोई भी दो चीजों को एक साथ कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो मूविंग ऑन टू टुडेज सेशन, आस्किंग क्वेश्चंस। हमने लिसनिंग स्किल्स के एक एस्पेक्ट में देखा था कि आप क्वेश्चंस जरूर पूछिए। व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या होते हैं? सवाल, क्या, क्यों, कहाँ, किस लिए, किसने, कैसे, so all of these, why, where, what, when, who, how. So all of these are aspect of asking questions. एक रिसर्च मैंने कुछ टाइम पहले, एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आपने सुना होगा, उस यूनिवर्सिटी का मैंने एक वो पढ़ा था जिसमें उन्होंने एक पूरा एक पब्लिश किया हुआ था ऑन व्हाई आस्किंग क्वेश्चंस इज इम्पोर्टेंट। और उन्होंने शेयर किया था कि लोग क्वेश्चंस पूछने के दो वजह होते हैं, दो ब्रॉड वजह होते हैं। एक, आप सीखना चाहते हैं, so when you want to learn something, you want to grasp new thing, then you ask question. दूसरा, liking, आप चाहते हैं कि आपके लिए liking हो लोगों के लिए, इसलिए आप ask. So these are the two broad reasons, मतलब काफी और भी reasons होते हैं, but these are the two broad reasons why people need to ask questions. तो मैंने सोचा आपको ये शेयर करूं, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये रिसर्च प्रूव्ड रिसर्च है। हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए सवाल पूछते हैं, हम एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए सवाल पूछते हैं, हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने के लिए सवाल पूछते हैं। आप ये जितने वर्ड्स देख रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है कि हम क्वेश्चंस, व्हाई वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस, हमें खुद को सीखने के लिए। आप इस चीज ध्यान रखिए, हम सब, इंक्लूडिंग एवरीबडी, we don't have answers for everything on this earth, but we as individuals, if we want to grow, if we want to progress in life, if we want to achieve more in life, in terms of anything, in terms of knowledge, in terms of learning, in terms of growing ahead in your work life, anything, you want to continuously ask questions on whatever you are doing, ताकि आप जितना सवाल पूछेंगे आप उतना उसमें उसका जवाब ढूंढेंगे, या तो किसी के पास उसका जवाब होगा, और अगर नहीं होगा तो आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे आप और सीखते हैं, आप सीखते हैं, जिस तरह से आप चीजें करते हैं उसमें बदलाव आता है। सो दैट्स हाउ इट प्रोग्रेसेस। सो दैट्स व्हाई आस्किंग क्वेश्चंस इज very important. It's as I mentioned in the presentation, it's a very powerful tool for learning. एक दूसरे के साथ आइडिया एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ रैपो बिल्ड करते हैं, कि आप अपने दोस्तों में देखिए, अपने फैमिली में देखिए, आप एक दूसरे से सवाल पूछ के बात को आगे बढ़ाते हैं। और बताओ क्या खाया? अच्छा मैंने तो आज ये खाया। अच्छा और बताओ दिन कैसा रहा? और इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया? ये वाला सेल्स के नंबर कैसे बढ़ाया जाए? पर वो कस्टमर का क्वेरी है, कैसे रिजॉल्व किया जाए? सवाल ही सवाल है, और हम सब उसका जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करते रहते हैं। दैट इज व्हाई it is very important aspect in communication. Asking questions, बहुत relevance होता है questions पूछने का। अब ये इसमें से आप सब अपने आप को इस सिचुएशन में रखिए और बताइए कि हम क्यों अपने आप को रोकते हैं सवाल पूछने के लिए। गेसेस कर सकते हैं आप कि कोई भी क्यों सवाल पूछने से अपने आप को रोकेगा? मैम एक फियर होता है कि पता नहीं क्वेश्चन जो पूछ रहे हो वो रिलेवेंट है कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी गुड। फियर होता है कि क्या मैं सही पूछ रहा हूं या पूछ रही हूँ। वेरी गुड। और कोई? और सोचिए, कोई क्यों सवाल पूछने से अपने आप को होल्ड करेगा? ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब आता है, मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। Not focused in the conversation. इगोइस्टिक, मैं कैसे सवाल पूछ सकता हूँ, राइट? तो factors like fear, factors like, you're not very confident that will I get, is it okay to ask question?
ईगो, व्हाई शुड आई आस्क क्वेश्चन, मुझे सब आता है, ये सब वजह होते हैं कोई क्यों अपने आप को रोकता है सवाल पूछने से। और इस चीज को अगर हमने ध्यान में रख लिया और इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर वर्क किया, तो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ने लगेंगी और आप सवाल पूछने लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जितना सवाल पूछेंगे, और वो रिसर्च, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू वाले रिसर्च ने ये भी कहा, रिसर्च किया था जिसमें किसी ने बहुत सवाल पूछा और किसी ने कम सवाल पूछा। एक ड्यूरेशन में 15 मिनट के टाइम पे बहुत सवाल पूछा गया उस सिचुएशन में, और उसी 15 मिनट टाइम में कम सवाल पूछा गया। तो जो सब ओवर मतलब सवाल बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा गया, वो चीज का रिस्पॉन्स बहुत हाई रहा, क्योंकि वहां पे लोगों ने उस इंसान को ज्यादा लाइक किया, उस इंसान से ज्यादा इंटरेक्शन किया, उस इंसान से ज्यादा रैपो बना, rather than जिसने अपने आप को रोका, कम सवाल पूछा। तो ये रिसर्च भी प्रूव करता है। तो हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करके उसको हटाना पड़ेगा। और इसीलिए it's important to know not only the type of question but also the tactics of asking those questions in an effective manner. आपको जानना ये पड़ेगा कि मैं किस तरह का सवाल पूछूं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्या पूछना है और कब पूछना है। इन 3 चीजों का, what to ask, how to ask and when to ask, that is how you will develop your skill, the questioning skill. अगर ये 3 चीजों में हमने प्रैक्टिस करके थोड़ा सा लिया, प्रैक्टिस करके, तो हम अपने आप अपने लर्निंग को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आई जस्ट थॉट ऑफ एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ कवरिंग एक अच्छा सवाल क्या होता है। लोग ये भी कहते हैं कोई अच्छा सवाल बुरा सवाल नहीं होता, बट हाँ, क्योंकि हम अपने आप को और होन करना चाहते हैं अपने स्किल को, तो हम ये बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा होना चाहिए, हम बोलते जाएं लंबा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जितना क्रिस्प शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। प्रॉपरली डायरेक्टेड, हम आइडेंटिफाई कर लें हमें किससे सवाल पूछना है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एक ऐसा वोकैबुलरी जो लोगों को समझ में आए। ऑडियंस हिंदी समझती है, आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो जानना बहुत जरूरी होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जितने आप उसमें डिस्क्राइब कर पाएंगे कि ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जितना क्लैरिटी रहेगी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को नहीं पूछना है। आपका जो सवाल है आप उसको एकदम डायरेक्ट करके पॉइंट आउट करिए। अपूर्व, क्या मेरी आवाज आ रही है? इज द सवाल। अपूर्व? यस। हाँ, तो मैंने डायरेक्ट अपूर्व से क्वेश्चन पूछा और मुझे आंसर मिल गया। क्लियरली स्टेटेड, रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। मैं क्यों पूछ रही हूँ? ताकि मैं इंश्योर करना चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ सबको सुनाई दे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव वो है। और रेलेवेंट होना चाहिए। मौसम कैसा है, वो अभी के सिचुएशन में फर्क, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल का। तो रेलेवेंट होना चाहिए, उस चीज के बारे में ही फोकस होना चाहिए, रादर देन इधर उधर की बात। और कोई रैंडम फोकस्ड उसमें होना चाहिए कि अनएम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। सॉरी। हाँ, और थॉट प्रोवोकिंग, थोड़ा क्यूरियस कि सामने वाला भी जवाब देने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहे। तो इसके लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छा सवाल पूछने में। वैसे आपको देख के लग रहा होगा बाप रे इतने सारे बता दिए, कोई सवाल कैसे पूछे। बट अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा इस पे वर्क करना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्टिव जरूर अपने सामने ध्यान रखिए कि आप किस लिए ये सवाल पूछ रहे हैं, किस लिए आपको इस सवाल से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या जवाब मिले, ताकि काम आपको कुछ सीखे और आप आगे बढ़े। सो दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन।
इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा बिल्कुल कि अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स, आप एक चीज़ पे और भी ध्यान रख सकते हैं जब आप सवाल पूछ रहे हैं। तो वो चीज़ ये है कि वो क्या ऑब्जेक्टिव है जो आप इस सवाल को पूछ के अचीव करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या चाहते हैं कि उस सवाल का जवाब जो भी बंदा दे सामने वाला, उसके बाद वो उस पे क्या एक्शन ले, या फिर उसका उसके आंसर का क्या इम्पैक्ट हो। ठीक है, यस थैंक्स वो या कंटिन्यू अपूर्व सॉरी सो हाँ अपूर्व बेसिकली हाँ उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के सवाल पूछना और उस तरीके से अपने सवाल को फ्रेम करना, बिकॉज एक सवाल के जवाब कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उस जवाब से कोई एक्शन आगे भी बढ़ सकता है और कोई एक्शन रुक भी सकता है। ठीक है, तो करेक्ट वो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। कई बार उससे आपके मन में जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, या मन में जो आपके मन में एजेंडा होता है, वो उस सवाल के थ्रू ड्राइव हो सकता है, अगर आप सही सवाल पूछते हैं तो। करेक्ट थैंक्स अपूर्व। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या how many what are the methods of questions? तो हम ये कुछ इसमें से थोड़े इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट दो होते हैं, ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस। बाकी दोनों नीचे के दोनों में से टच करूंगी एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा रेगुलर यूज में नहीं होते हैं, बट स्टिल क्योंकि क्वेश्चंस के मेथड्स हैं, सो आई विल कवर दीज ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस एंड इंस्पायरिंग क्वेश्चंस। सो ये ब्रॉड कैटेगरी होते हैं क्वेश्चंस के। ओपन क्वेश्चन क्या होता है? ओपन एंड क्वेश्चंस रिक्वायर मोर देन वन वर्ड आंसर्स, मतलब वो एक ही वर्ड से नहीं खत्म, थोड़ा सा उसको आपको लंबा करके आपको आंसर देना पड़ेगा। यू नो could come in the form of a list, थोड़ा सेंटेंसेस, दो तीन थोड़े बड़े आंसर्स होंगे, तो इसे कहते हैं ओपन क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सेंटेंसेस लंबे होंगे, दो तीन सेंटेंसेस लिस्ट होएगा। ये सब जो ये क्वेश्चंस जो है ज्यादातर स्टार्ट करेंगे व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, क्यों, कहाँ, किसने, कब, कहाँ, कैसे। सो ये जब आप ध्यान रखिए, ऐसा कोई सवाल अगर आप पूछेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोई भी जवाब हो सकता है एक ही वर्ड से ना मिल जाए। ऐसा क्यों हुआ, उसका तो क्यों हुआ में एक वर्ड का रिस्पॉन्स नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लेंथ करके, क्यों कि मैं उधर गया था तो ऐसे नहीं हो पाया, फिर वैसे, तो सवाल का जवाब थोड़े सेंटेंसेस में मिलेंगे। इसे कहते हैं ओपन क्वेश्चन। किसमें? जिसमें दो तीन सेंटेंसेस के थोड़ा लेंथी आंसर हो, उसको कहते हैं ओपन क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन बहुत ही एक, या तो हाँ या तो ना, या तो एक फैक्ट बता दिया जाता है, उससे सवाल का जवाब मिल जाता है आपको। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? द आंसर इज, आई एम अज्यूमिंग इट्स यस, सो दैट दिस इज अ क्लोज क्वेश्चन। ठीक है, सो ये दोनों डिफरेंस होते हैं ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज क्वेश्चन। Okay, now we open it up to everybody. ये सवाल ओपन है, क्लोज्ड है? Why do you study communication skills? Question for everybody. ये सवाल ओपन है, ये क्लोज्ड है? Why do you study communication skills? ओपन वो होएगा, सॉरी थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, जोर से बोलिए। ओके, और कोई? अगर कोई जवाब नहीं देगा तो फिर मुझे डेफिनेशन दोबारा। ओपन है मैम, हाँ, वेरी ओपन है। गुड, थैंक यू, थैंक यू।
Thank you. This is an open question. आप इसका जवाब एक वर्ड से तो नहीं दे पाएंगे कि एक फैक्ट कर दिया. Why do you study communication skills? आप इसका जवाब थोड़ा सा लेंदी करके देंगे ना, या फिर बोलेंगे कि नहीं, मतलब why do you study communication skills? नहीं, इसका आंसर नहीं हो सकता. हाँ, इसका आंसर नहीं हो सकता. नहीं बताएंगे, इसका आंसर नहीं हो सकता, है ना? So this becomes an open question. सब ध्यान से रखिए, टिक वो बिल्कुल टाइमर चल रहा है. नेक्स्ट सवाल, हाउ डू यू ट्रैवल टू वर्क? ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन? क्लोज क्वेश्चन मैम. Close question now. Open question starts with why, what, who, when, where, how. How do you travel to work? अगर आप सिर्फ मेट्रो बोलेंगे तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ. I travel to work by metro. I take a cab to my work. इसका जवाब एक वर्ड या एक सेंटेंस में नहीं होएगा. This is an open question. What is your favorite memory from childhood? आपके बचपन की फेवरेट मेमोरी क्या है? ओपन क्वेश्चन है, क्लोज्ड क्वेश्चन है? Open. Very good. This is an open question. What is your favorite memory from childhood? मैं बचपन में जब वहाँ पे जाके खेलती थी तो मेरा सबसे अच्छा, वहाँ मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था. That's my favorite memory from childhood. This is an open question. Did you go out during weekend? Did you go out during weekend? This is closed. Open or closed? Very good. क्लोज क्वेश्चन है. Very good. Did you go out during weekend? या तो हाँ होगा या तो ना होगा. या This तो is ना. closed. Yes, correct. Thank you. How did you and your best friend meet? How did you and your best friend meet? Open or closed? ओपन मैम. ओपन है मैम. Very good. This is an open question. जब आप open question करते हैं तो उसमें 2 या 3 sentences की जरूरत होती है. तो this is an open question. और open question क्यों करते हैं? थोड़ा सा आपको और information मिलता है, थोड़ा सा और detailing मिलता है. हाँ या ना में नहीं होता है, तो बहुत जरूरी होता है. आप ये चीज ध्यान रखिए. How many days will the lockdown last? Open or closed? Open question. क्लोज Open. क्लोज. क्योंकि हाउ यहाँ पे आ गया तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए. हाउ मेनी है मैम. हाँ, क्लोज है. करेक्ट. ओपन. क्लोज, करेक्ट. यहाँ पे देखिए ट्रैप था ये. मैंने ओपन दिखाया था, हाउ पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने हाउ मेनी डेज, इसमें एक फैक्ट आएगा कि 10 दिन और, जो हमें डेट बताया गया है उसके हिसाब से. सो दैट बिकम्स अ क्लोज क्वेश्चन. Are you going to buy groceries today? Are you going to buy? क्लोज. क्लोज Very क्वेश्चन. good, very good. मुझे फिर very good. 2-3 similar आवाज ही मुझे सुनाई दे रहा है. Sorry, I can't see who's responding, but I would really encourage everybody else to respond to the answer, huh? May I use the bathroom? क्लोज. Close. Very question. good. Yeah, yes, sir. Correct. क्लोज. Shall we make dinner together tonight? Closed. Closed. Yes. क्लोज है मैम. Yes, closed. जिन्होंने नहीं बोला है, लास्ट 1 या 2 अपॉर्चुनिटी है. हाउ कुड आई प्रेजेंट माई सेल्फ बेटर? मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूं बेटर? ओपन और क्लोज्ड? ओपन. ओपन. Very good. This is an open question. What is the matter with the people in that class?
Open. What is, yes, this is an Open है मैम, open. yes, this is an open question. तो सब आप सबको समझ में आ गया ओपन एंड क्लोज में क्या फर्क होता है? Yes, ma'am. ठीक है? Yes Very मैम. good. Yes, ma'am. Open में define करना पड़ता है. Yes, yes. Thank you so much participate करने के लिए. Thank you. Now we'll move to the third type of questions जो कि probing questions. Probing मतलब थोड़ा और उसमें जानने के लिए आप उसको चीज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप और so help in finding more details. आपको कुछ किसी ने बताया but आपको कुछ और भी जानना है. So those are probing questions. थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन, कुछ किसी ने आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, आपको समझ में नहीं आया, फिर आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्लैरिफाई करना है. सो दैट इज अ प्रोबिंग क्वेश्चन. हेल्प्स इन थिंकिंग मोर डीपली अबाउट द इशू एट हैंड. यू नो, थोड़ा सा और गहराई में जाके उस बात को समझना. दैट इज अ प्रोबिंग क्वेश्चन. ये ज्यादातर ओपन क्वेश्चन के कैटेगरी में ही आता है. इसमें So when can probing questions be used? तो मैंने कुछ situations दिए हुए हैं. Probing questions can be put to use in a variety of different situations. So अगर किसी presentation के बाद कुछ पूछना है, अगर कुछ और classroom के बाद पूछना है, किसी story का और understanding चाहिए. So basically बहुत सारे aspect होते हैं. थोड़ा सा और किसी के बारे में जानना हो, कोई और thought process को थोड़ा सा और समझना हो, अगर आप किसी नए client को ज़्यादा assess करना चाहते हैं, या फिर एक ब्रेनस्टॉर्म, एक टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और आपको और जानना है उसके बारे में. सो दैट्स व्हेन द प्रोबिंग क्वेश्चंस आर यूज्ड. सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी व्हिच इज द प्रोबिंग क्वेश्चन. ओके, सो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. सो हु आर द पर्संस हु विजिटेड यू इन द पास्ट 3 वीक्स. तो थोड़ा सा और इंसान उसमें डिटेल करके बताएगा. सवाल पे ध्यान दीजिए. डिस्क्राइब द प्लेसेस यू विजिटेड इन पास्ट 2 वीक्स. बहुत स्पेसिफिक होके उन्होंने पूछा तुम वो जगह के बारे में डिस्क्राइब करो जहां पिछले 2 हफ्ते में आपने विजिट किया था. यू नो, व्हाई डू यू थिंक दैट इज, व्हाट डज दिस रिमाइंड यू ऑफ. ये थोड़ा सा इंट्रीगिंग, थोड़ा सा प्रोबिंग हुआ. व्हाट शुड यू आस्क योरसेल्फ टू फर्दर योर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डू यू थिंक इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. तो हम सवाल का तरीका देखिए पूछने का, थोड़ा सा इसको हमने ट्विस्ट किया और थोड़ा और हमें डिटेल्स ऐसे सवाल से मिल सकते हैं. सो दिस आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू वांट टू गो लिटिल बिट मोर डीपर इनटू एनीथिंग. द लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आर लीडिंग क्वेश्चंस. ये ज्यादातर मतलब लॉयर्स, मार्केटर्स या फिर हायरिंग के टाइम पे जो होता है, स्क्रीनिंग होता है, उसमें ये लीडिंग क्वेश्चंस की एक सवाल पूछूं उसके आगे इसका ये जवाब अगर आता है तो वो लीड करता है कि जो क्या अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं. सो लीडिंग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट लीड्स टू विटनेस टू द डिजायर्ड आंसर. ठीक है, हम क्या बुलवाना चाहते हैं तो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस ऐसे पूछ के वहां पे लीड करते हैं. तो मैंने एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था. अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता वो होता कि डिड एनीथिंग हैपन ऑन प्लेग्राउंड टुडे. नॉर्मल क्वेश्चन. उसका लीडिंग क्वेश्चन का अगर इसमें कन्वर्ट करें, डिड राहुल टुक अवे योर क्रिकेट बॉल फ्रॉम द प्लेग्राउंड टुडे. आप दोनों क्वेश्चंस को देखिए. नॉर्मल क्वेश्चन सेज डिड एनीथिंग हैपन ऑन प्लेग्राउंड टुडे. अगर किसी से आप पूछेंगे, हाँ प्लेग्राउंड में हो सकता है वो जवाब में राहुल मिस कर जाए, क्रिकेट बॉल मिस कर जाए या कोई और जवाब दे दे. बट लीडिंग क्वेश्चन में डिड राहुल टुक अवे योर क्रिकेट बॉल फ्रॉम द प्लेग्राउंड टुडे एकदम लीड कर गया कि जवाब आए या तो हाँ या तो ना, या फिर स्पेसिफिक जो प्रोब करके आंसर आना चाहे वो आ जाएगा. दूसरा एग्जांपल, डिड यू वांट टू बाय दिस काउच. नॉर्मल क्वेश्चन, राइट? यू आर आस्किंग एन ओपन क्वेश्चन. डू यू वांट टू पे फॉर दिस काउच ऑल एट वंस और शुड आई गेट द पेपर्स टू फाइनेंस इट. एकदम लीड कर गया कि इंसान का अगर वो सोफा खरीदना चाह रहा है कि वो तुरंत पेमेंट कर देगा कि वो बाद में पेपर्स को फाइनेंस के थ्रू करेगा. तो ये लीड करते वाले क्वेश्चंस होते हैं. इतना यूसेज ये हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं होता, बट मोस्टली ओपन क्लोज्ड और प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने रोजमर्रा बीट वर्क बीट पर्सनल लाइफ में हम यूज करते हैं. ठीक है, इंस्पायरिंग क्वेश्चंस और मोटिवेशनल, गुड फॉर कोचिंग. आजकल बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं जो आ रहे हैं, बट दीज आर ऑल इंस्पायरिंग क्वेश्चंस जो यूज करते हैं. यू नो, आर यू डूइंग इनफ,
Have you given time to your loved ones? Would you start changing things from today? So these are all very inspiring questions, which is very relevant, and that's why I put it over here during these times. This is very relevant. So with this, we close the questions. I have a video over here which I would like to share, and interesting था लगा, तो फिर मैंने यही चीज को रिपीट कर रहा है जो कुछ मैंने अभी तक बताया हुआ है आपको. I think music in the video is not coming. Not at all. हाँ, ये क्योंकि स्क्रीन शेयर कर रहा है, बट आई थिंक ऑडियो नहीं ले रहा होगा. ये इसमें ऑप्शन होता है नहीं होता है इसमें? सॉरी. Is audio of this video like relevant or just music? No, it is relevant. Okay. He's speaking something. It's not in Microsoft, yeah? Else I can share this. I can share this video. YouTube पे है. हाँ, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे रहा है ये. और कोई ऑप्शन? Would you be able to share this? Yeah. I can share the link. Is this proprietary? No. This is not. This is available. This can be shared. Anyway, थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये वीडियो. आप लोग देखिएगा, जितना अभी तक हमने कवर किया है वो इसमें ओपन क्वेश्चंस क्या होता है थोड़े और डीपर में बताया गया था. So that's why I wanted to run this video. Why, what allow me to describe लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में. तो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए क्वेश्चंस को पूछने के लिए. So this is a good 4-5 minute video, so, and I would encourage everyone to go through this video. I will share the link of this video after the session. Okay, so with this we conclude the questions, ask questions. Now I open it to everybody if they have any questions on ask questions. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप प्रैक्टिस करेंगे इसको अपने डे टू डे, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में उतना ज़्यादा एनहांसमेंट रहेगा. Sorry. So this is the last part of the session on anxiety. How can anxiety be reduced? What is anxiety? मतलब anxiety आपने वर्ड सुना होगा. बहुत लोग रिलेट करते हैं इस चीज़ से. इस चीज़ का मतलब किसी चीज़ से इज अ फीलिंग है. इट्स अ फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन और फियर. एक फीलिंग जो थोड़े अजीब से होता है कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये. उसको लोग कभी कभी नर्वसनेस से बोलते हैं, कभी कभी टेंस होने से बोलते हैं, कभी कभी किसी चीज़ से डर होता है उससे बोलते हैं. आप किसी चीज़ से वरी करते हैं तब एंजाइटी आता है. अभी मैं एक प्रेजेंटेशन अपने ऑफिस में दे रही थी और अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा एक्सेल, मतलब पूरे मैनेजमेंट बैठा हुआ था, उन्होंने ऐसा एक स्टैटिस्टिक्स पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं था. बट मैं उसमें हो सकता कभी कभी एकदम नर्वस हो गई कि अरे मैं इतनी तैयारी करके आई थी तो भी मुझे उसका नहीं पता. तो फिर मैं थोड़ा सा एंशियस हो गई. तो एंजाइटी वो उसको होता है, कभी वरी, अनईजीनेस, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट आप कर लेते हैं. कभी आप प्रेजेंटेशन दे, जैसे आजकल बहुत नॉर्मल होता है, आप जूम यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहे हैं, आप लॉग इन करने की कोशिश, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू हो रही है और अचानक से वो सिस्टम ही क्रैश कर जाए. तो या फिर आप बोल रहे हैं और आवाज़ नहीं जा रही, बहुत नॉर्मल है आजकल के टाइम पे. तो आप क्या करते हैं, ओहो मतलब ऐसे कैसे हो रहा है, मेरा मीटिंग अच्छा नहीं जा रहा. आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशन पे. तो that is called anxiety. That is called you get a panic attack. So बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से भी रिएक्ट करते हैं. इनफैक्ट कोई मुझे शेयर कर रहा था कि कुछ लोगों को ऐसा एंजाइटी भी होता है कि वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं. एग्जाम देने से पहले इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब समझ नहीं आता है. तो अलग अलग लोगों का बॉडी अलग अलग वे से रिएक्ट करती है ऑन एंजाइटी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी. क्या कॉज करता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं. स्ट्रेस है वर्क में, स्ट्रेस है कॉलेज में, स्ट्रेस है फिनेंसेस का,
कैसे मतलब नेचुरल डिजास्टर, ये पैंडेमिक सिचुएशन हो गया, उस चीज का स्ट्रेस है। अलग अलग लोगों को अलग अलग वजह होते हैं एंजाइटी होने का। स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फर्क होता है? स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम एनी सिचुएशन और थॉट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, नर्वस, वरीड एंड इवन एंशियस। एंजाइटी क्या होता है? इज अ फीलिंग ऑफ फियर। आपको उसका सोर्स हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? No, नहीं sir. सर। नो सर। अच्छा, हमारी आपस में आ रही है ना? बस Yes, sir. आकांक्षा मैम की नहीं आ रही है। Yes, sir. यस सर। मैं उनको बोलता हूँ। हाँ, हाँ निकाल दो। हाँ, अभी वो लॉगिन कर रही हैं दोबारा। Okay, sir. She'll be joining again in some time. तब तक आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है सेशन जो अब ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से डिफरेंट है ये? आई थिंक ये जूम से काफी अच्छा है। ये Sorry, I'm back. मेरे ख्याल से, क्योंकि ओके हाँ, so I was asking that what are they feeling about the change? अच्छा, ओके, ग्रेट। सॉरी, देखो मैं स्ट्रेस और एंजाइटी की बात कर रही थी और लाइट चला गया। लाइट चली गई थी और तो ये मैंने किस तरह से रिएक्ट किया और मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछने वाला था कि क्या आपको एंजाइटी हुआ? सो एकदम देखिए सिचुएशन पे वो हुआ कि मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और लाइट चली गई। द बेस्ट पार्ट इज आई आस्क्ड माई सेल्फ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंजाइटी, तो इसमें एंशियस होने की कोई बात नहीं है, अनअवॉइडेबल था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू आइडेंटिफाई। बहुत आसान नहीं, बोलना बहुत आसान है कि आप एंशियस हो जाते हैं, आप स्ट्रेस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मत करिए स्ट्रेस। लेकिन एक्चुअल ऑन अ प्रैक्टिकल टर्म्स इट्स वेरी वील हैव टू वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द एंजाइटी। उस चीज का जिसका हमें पता नहीं कि हम एंशियस क्यों होते हैं, उसका सोर्स हमें नहीं पता। सो उन सब के कुछ टिप्स होते हैं। एज एन इंडिविजुअल वील हैव टू वर्क on ourselves.
जिसमें से स्लीप का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने जो ड्यूरेशन है आपका, जो रेगुलर स्लीप इतना, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 20 पावर नैप लेना चाहिए लोगों सबको ऑन ऑन ब्रेक में जब शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आप रियलाइज करें और आपकी नींद प्रॉपर हो। बी थैंकफुल, बहुत नॉर्मल लगता है ये चीज़ हम सबको कि हम डे टू डे, बट वी शुड बी थैंकफुल एंड शो अस ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग। मतलब हमें आज के दिन में अगर खाना मिल रहा है, हमें आज के दिन में हम अपने घर में सेफ हैं, हमारे अपने पेरेंट्स को लेके, हमें अपने स्पाउस को लेके, हमें अपने किड्स को लेके, सबको लेके थैंकफुल होना चाहिए। दैट विल calm you down, will have a, you need to. Why is it a part of communication? I mean, why is reducing stress and anxiety important for having a good communication skill? Hello? हेलो अपूर्व, 1 minute, नेटवर्क चला गया यहाँ पे, सो शी इज लॉगिंग इन अगेन, 1 minute. Oh, okay. कोई और तब तक बताएगा कि आपके आपके अकॉर्डिंग क्यों एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल में? हेलो हेलो अरे अच्छा बोलिए. हेलो, someone wants to take this question? Yeah. Hello. Yes, tell me, go ahead. Yes, अगर yes, go ahead. एंजाइटी है, अगर एंजाइटी होगी तो हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. हम अपना आंसर जो भी करना है वो हम ठीक से नहीं बता पाएंगे. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमको अंदर से डर है, या फिर हम मतलब हमको डर है तो हम अपना बात ठीक से नहीं बता सकते हैं. अगर हमको करेक्ट. सो अगर एंजाइटी है तो कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है, एंड कॉन्फिडेंस अगर नहीं होता है तो कम्युनिकेशन वीक हो जाता है. सो आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट आप नहीं कर पाते, राइट? आपके वर्ड्स, आपको नर्वसनेस होने लगेगा, वर्ड्स मिस करने लगोगे, जल्दी जल्दी बोलने लगोगे. सो एंजाइटी में ये सारे इश्यूज होते हैं. ठीक है, आई थिंक आकांक्षा मैम इज बैक. थैंक यू. सॉरी, सम प्रॉब्लम विद इंटरनेट, थोड़ा एंशियसनेस होने लगा था. No problem, ma'am. There was a question. Apurv asked that why do you think that anxiety reduce करना जरूरी है for effective communication? And I heard you answered it. Absolutely right. अगर आप anxious रहेंगे तो आप situation को handle नहीं कर पाएंगे. And just adding to what Suvra said, it's all about being confident. It's all about managing the situation, and it's all about telling yourself that there is a way out. अगर ऐसे सिचुएशन जो आज अभी इस ग्रुप में हो रहा है, अगर ये समझिए आप किसी प्रेजेंटेशन के टाइम ऑफिस में हो रहा होता तो आप क्या ऐसे ही रिएक्ट करते? तो ये सिचुएशन आना अनअवॉइडेबल था, बट हम क्या बेस्ट अपने आप, बट दीज आर नॉट, वी नीड टू लुक एट हम कितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे. क्या मेरे पास कोई बैकअप था, क्या मेरे पास कोई इमीडिएट वो था, क्या मैंने वो तैयारी करके रखी थी. तो ये सब एक्सपेक्ट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे अपने आप को हैंडल करना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कई बार जब हम किसी बहुत ही टॉप लेवल के बंदे को फेस करते हैं या उसके सामने कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं जो हमें पता है कि हमारे लिए और बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिससे सब कोई रिलेट कर पाएगा। लेट्स से अगर हमारी इस मीटिंग में अचानक से नरेंद्र मोदी ज्वाइन कर ले और हम सबको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो उस वजह से भी एंजाइटी अटैक आ जाता है। सो एंजाइटी अटैक क्या है कि कई बार प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें बिकॉज द इन्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन सडनली गॉट चेंज्ड, हमें पता लगा कि कोई इतना इतना बड़ा आदमी अगर इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है, तो कई बार एंजाइटी और इसकी वजह से फ्रीज हो जाता है। भले ही मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन देनी थी वाइस प्रेसिडेंट के सामने, बट उन्होंने कई बार प्रैक्टिस किया, 2-3 हफ्ते तक प्रैक्टिस किया, बट जब मेन प्रेजेंटेशन की बारी आई तो वो फ्रीज हो गए, फ्री मतलब जबान से शब्द निकलते ही नहीं है। तो उस वजह से भी ये एंजाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना, टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन। क्योंकि सामने वाले बंदे को ये नहीं पता कि आपकी इमोशनल स्टेट क्या है। सामने वाले बंदे को ये पता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। वो जब आपको देख रहा है तो उसको पता लग रहा है कि अच्छा आप कितने कंफर्टेबल हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना फोकस्ड हैं। तो इसी का इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ता है। और जैसा कि मैम ने पहले बताया था कि काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे जाता है, अराउंड आई थिंक मोर देन 75%। सो इस वजह से भी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करके रखना, और ना कि रिड्यूस करना बट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। Absolutely right. Thanks, Apu. और ये एक दिन में नहीं हो सकता, मतलब this is a practice. You will have to keep on questioning yourself. You have to keep on working on it, and you have to accept that it's natural. Anxiety कुछ कोई वो नहीं है, but आपको उसके लिए work करना पड़ेगा to reduce the anxiety levels. So इसलिए बोलते हैं अपने आप को, you know, these are all ways which people have managed, you know, think positive. अपने ब्रेन के थोड़ा सा एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइजेस करिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा हंसिए, खुश रहिए, धूप मतलब बाहर जाइए, आजकल के टाइम के लिए नहीं, बट सनशाइन बहुत ज़रूरी है। कौन सा फूड आपको कोई कुछ सेंसिटिव तो नहीं है किसी फूड को लेके, उसको एलिमिनेट करिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए। सो दीज आर ऑल यू नो, और बहुत ज़रूरी चीज़ें, टिप्स हैं ये जिसको जो हेल्प करती हैं ऑन reducing anxiety. I'll just share a tip which one of our CEOs said that मैं यही सोचता हूँ कि कोई भी सिचुएशन जब आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो, इससे बुरा कुछ नहीं होगा ना, मतलब इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। वो बार बार अपने आप को ये समझाते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब मैं एक रन पे चला जाता हूँ, दैट वाज हिज रिस्पॉन्स, फिर मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास सोल्यूशन होता है, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। तो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ CEO. So that is why you know, these are all just tips, and which is very normal ना, सबको होता है, सबके अपने अपने लेवल है, बट उसको डील कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। So that with this is what I wanted to end the session with, on, you know, let's help each other, let's, you know, be positive, let's talk good stuff, let's always have that confidence, let's always learn more, you know, be it in any area, any profession, be it at home, have that anxiety to, you know, be anxious to learn, be anxious to you know, grasp more. So that's the courage. And with this, as I always have mentioned, I ended with this quote of Nelson Mandela, that agar aap you know, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. So with this, we conclude the session on communication skills. Open for any questions, please. Ask questions. आप में से कभी किसी को एंजाइटी हुई है?
मुझे तो हुई है। यस सर। मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट अगर आप बताना चाहे तो आप बता सकते हैं कि किस चीज से एंजाइटी हुई थी और आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया, और उस टाइम पे अगर आपने किसी से कम्युनिकेट किया तो वो कैसा रहा। क्या आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हो? I would like to know कि इस अगर ऐसे होता है तो फिर how do we control this? Because So as I said, there is no, I mean, I think control वाला एस्पेक्ट वैसे ही आ जाता है जैसे आपने रिकग्नाइज करा लिया कि मैं एंशियस हो रही हूँ। जैसे ये डिस्कनेक्ट हुआ, मैं एक सेशन रन कर रही हूँ, मैं अपने पॉइंट्स आगे बता रही हूँ और इंटरनेट चला गया, तो मेरा एंशियस, अगर मैं एंशियस होती तो मैं ओवर रिएक्ट, मतलब रिएक्शंस अलग से होता, मैं परेशान हो गई होती, मैं सॉल्यूशंस की तरफ नहीं ढूंढ रही होती, मैं अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन आई जस्ट स्टेप बैक एंड सेइंग दैट इंटरनेट नहीं चल रहा, आई वेंट एंड आई चेक सोर्स में क्या प्रॉब्लम है, देन आई केम बैक, इंटरनेट वर्कड, सो आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, आई अंडरस्टूड नॉट टू, एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इट्स ओके। तो आपको सबसे बड़ा अचीवमेंट तो तभी होगा अगर आपने अपने आप को उस सिचुएशन पे ये रिकग्नाइज कर दिया कि इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू डोंट हैव टू बी एंशियस, and you will find solutions if you are not being anxious. So anxiety को वहीं का वहीं press कर देना. So that's, I mean, I'm just sharing tips जो use कर सकते हैं. at times also while dealing with different people at different levels also we deal with this anxiety situations, and especially when we have to communicate with people at different levels, let's say at a grassroots level or at different other levels. And so then also this kind of anxiety problem comes in. So then how do we deal with that? Very normal situation. When you are dealing with your seniors, you tend to, oh my rap, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, my rapport, my job, my performance, I am being assessed, वो पूरा चीज़ प्ले करता है। अगर मैंने अपना यहाँ पे अगर उस चीज़ को बेस्ट नहीं दिया, और अगर ऐसा कुछ सवाल आ गया जिसका जवाब नहीं पता, या फिर so you will have to identify why that is. Is it happening because your seniors have come, or is it happening because one of the seniors has come, or so you will have to identify the exact issue and have to start working towards it. So I'll give you an example. मेरा एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन चल रहा था मैनेजमेंट के सामने, एंड सबके साथ मैंने पहले से ही एक रैपो बिल्ड करके रखा हुआ था एक्सेप्ट वन वेरी सीनियर इंडिविजुअल, और उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। फिर मैंने सपोर्ट देखा कि बाकी सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उस चीज को, उस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया। तो दिस इज जस्ट वन वे ऑफ, आई वर्क, और ये एक टाइम का सोल्यूशन नहीं है। दूसरा है अपने आप को ही बोलना कि इट्स ओके, you don't have an answer, you will not have an answer for everything in the world. You tried your best, subject to you try your best in preparing for that situation, and if not, you always have an option of saying that I will get back to you and get back to that individual with the response. ये हो गया अगर आप अपने सीनियर के साथ डील कर, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऐसे एंजाइटी लेवल किस किस वजह से आता है। जूनियर लेवल के साथ आप फिर भी यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। एज आई सेड, रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं उस सिचुएशन के साथ, और वो अचीव करने के लिए आपको जो कुछ करना पड़े, फ्रॉम अ बिहेवियरल, building a rapport, going down, talking their language, to whatever other ways, this can really help, and always be positive. So this can be few ways, and these are all personal experiences which I'm sharing. Thanks for the question. Thank you. One way could also be to पहले से to like pre-identify your actions, कि अगर ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये हुआ तो क्या करूंगा, ये हुआ तो क्या करूंगा, ये हुआ तो क्या करूंगा। मतलब वो सोच लो कि किस किस तरीके से कोई भी चीज गड़बड़ हो सकती है। जब सारे तरीके ढूंढ लिए किसी भी चीज के गलत होने के, तो फिर सोचो कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो
और उसमें एक ऑप्शन ये भी सोच के रखो कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो गई जो मैं अभी नहीं सोच सकता या सोच सकती, तो मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा। तो उससे क्या है कि कई बार जो आपका एंजाइटी की वजह से जो आपको चेन ऑफ थॉट्स आनी शुरू हो जाती है ना जब, तो उस चेन ऑफ थॉट्स को आप अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले से ही अपना एक्शन सोचा हुआ है तो आप सीधे वो एक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो फिर कोई चेन ऑफ थॉट बनेगी नहीं। Thank you. Thanks. अब उसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं। जी बिल्कुल। ओके, सो मैं जनरली एक सेशन लेती हूँ प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, जिसमें भी जनरली ऑन हाउ टू कंट्रोल नर्वसनेस और एंजाइटी। तो एंजाइटी और नर्वसनेस एक ऐसी चीज है जिसको आप यू कैन नॉट ओवरकम, मतलब उसको कंप्लीटली हटा नहीं सकते, बट यू कैन हाइड। ठीक है, सो उसके लिए टिप्स में दो चार चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज रिहर्सल, जो अपूर्व अभी मेंशन कर रहे थे कि आप पहले से सोच के रखिए। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, तो रिहर्सल इज वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप, एंड मल्टीपल रिहर्सल्स। रिहर्सल के टाइम पे आप किसी को अपना प्रेजेंटर बना सकते, ऑडियंस बना सकते हो, एंड उनके सामने प्रेजेंट करके यू कैन आस्क फॉर द फीडबैक, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सेकंड, नर्वसनेस में बहुत सारे साइंस होते हैं। यू स्टार्ट स्टैमरिंग, यू स्टार्ट स्पीकिंग फास्ट, और पसीना आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। फॉर दैट सिंपल थिंग जो कि जनरली लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली इज डीप ब्रेथ। थोड़ा अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए विद डीप ब्रेथ्स। प्लस जो आपके ऑडियंस हैं उनमें यू वुड फोकस, और यू मे you might want to focus on the people who are sitting, और जो अप्रूविंग फेसेस हैं, राइट। ऑडियंस में 4-5 लोग होंगे जो आपको देख के आपकी बात सुन रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन व्हाइल लुकिंग एट देम, तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है, एंड देन ग्रेजुअली आप बाकी सारे ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं। प्लस इफ यू आर प्रेजेंटिंग, अगर कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर वन ऑन वन कम्युनिकेशन के बाहर है, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे यू कैन यूज दी चीट शीट। You can prepare your notes. You can have notes in the presentation, in the PowerPoint presentation also. You can carry your notes. So ये छोटे छोटे tips हैं which can help you build that confidence and hide your nervousness on stage or in speaking in front of important people. So अगर आपका direct one-on-one communication है कोई, आपको मालूम है लेट्स से आपका डिस्कशन है आपके सीईओ के साथ अबाउट योर नेक्स्ट लेवल रोल, तो आप बहुत नर्वस हैं उसको लेके क्योंकि उस पर आपका करियर, तो यू शुड प्रिपेयर एक दिन पहले बैठ के, आप यू शुड हैव योर टॉकिंग पॉइंट्स। कोई भी कन्वर्सेशन अगर आपका प्लान है उसमें इजी है अपना नर्वसनेस को हाइड करना, क्योंकि आप उसे प्लान कर सकते हो। फर्स्ट पूरा सब्जेक्ट मैटर पढ़ सकते हो कि ठीक है मुझे ये सूरज दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। दिस इज ऑल। ओवर टू यू आकांक्षा मैम। Yep. Thank you. Very nice points covered, and I think it's good to share experiences. Help. Anybody else? Any questions? Very nice. Very nice. सिर्फ दो और तरीके जो एंजाइटी कंट्रोल, एंड आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ हैबिट, एक आदत की तरह से डाल सकते हैं।
और ओवरऑल पर्सनैलिटी में ही ये कंट्रीब्यूट करता है, ना सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि बाकी सारी चीज़ों के लिए भी। वो ये है कि रीडिंग, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, बट जो भी पढ़ें अच्छी नॉवल पढ़ें और अच्छे राइटर की पढ़ें, जिससे क्या है कि उससे क्या होता है कि आपका जो जब रीड करते हैं तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में जाती है, मतलब एक दूसरी दुनिया में आपकी सब पूरी की पूरी इमेजिनेशन चली जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है उसको आपकी इस दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं और उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। ठीक है, तो उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव फर्क पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जैसे एक स्टडी है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप दिन में 15 मिनट भी एक बुक पढ़ते हैं ध्यान लगा के एज इन जो उस पे लिखा है उसको इमेजिन करके, अगर आप दिन में 15 मिनट भी कोई एक बुक पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और डेफिनेटली जो उससे नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो तो अलग चीज़ है, बट एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही कारगर तरीका है। और दूसरा जो कि जैसे आकांक्षा मैम ने पहले भी बताया कि जैसे उनके सीईओ ने बताया था कि ही गोज फॉर अ रन, और जब तक वो रन करके वापस आते हैं तो उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये इससे मिला जुला ही तरीका है कि अगर आप नेचर में जाके वॉक करें और सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करें, लाइक पेड़ों को देखें, पेड़ों की पत्तियां देखें, नीचे छोटी घास देखें, किस तरीके से कोई बर्ड्स उड़ के, जस्ट ऑब्जर्व द नेचर, तो उससे भी आपकी एंजाइटी बहुत इम्प्रूव होती है। और जो भी उसके बाद अगर आप जैसे नेचर वॉक करने के बाद अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उसमें आपका दिमाग में एक अलग ही कामनेस रहती है, मतलब शांत रहता है काफी, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। Thanks. Thank you. Thank you. ओके, तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो